दोस्तों, कविता जगत में विमलेश त्रिपाठी को कौन नहीं जानता। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि रचना बड़ी होती है, रचनाकार नहीं। बहुत से प्रतिष्ठित नामवर, नामचीन, लोकप्रिय कवियों की श्रृंखला में मैं विमलेश त्रिपाठी को भी गिनती हूँ। उसके कारण है उनकी कविताएं अपने कद में, अपने विस्तार में, व्यापकता में और अपनी गहराई में मुझे अपील करती हैं। विमलेश त्रिपाठी की चुनिंदा कुछ कविताओं में बहने कविता न केवल विमर्श करती है बल्कि विमर्श से आगे किसी वाद विवाद में न पढ़कर एक संवाद कायम करती है। और वो एक ऐसा लगता है कि विश्व भर की बहनों की बात हो रही है वहाँ पर, जो किसी न किसी कारण से इस व्यवस्था की, इस परंपरा की और जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, जो सामाजिक संरचना है, उसकी शिकार हो चुकी हैं। बहनें साथियों, बहनें दरअसल हर कुव्वत, काबिलियत, हैसियत के बावजूद अपने को लगातार थोड़ा थोड़ा खपाती रहीं, खर्च करती रहीं और खर्च करने के क्रम में अपने संबंधों को, अपने परिवार को, अपने अपनों को पालती पोसती बढ़ाती रहीं। और उनके इस बढ़ने में बहनों का जो योगदान रहा है और उन्होंने अपनी कितनी इच्छाओं को, अपने सपनों को मार कर उन पर कंट्रोल कर, उन पर नियंत्रण कर वो बहनें अपने आप को अपने सपनों से दूर ले जाकर अपने को विस्थापित कर देती हैं। तो दरअसल इस स्थापित जगत में जो कुछ भी नींव में पड़ा है उसको उजागर करना हर लिहाज में विमलेश त्रिपाठी को पसंद है। साथियों, आप सब जानते हैं बक्सर बिहार के गांव हरनाथपुर में विमलेश त्रिपाठी जन्मे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है। तो वो गवई मन, वो लहजा, वो गवई शब्दावली इनकी कविताओं में दिखती है बहुत आसानी से। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई की। केदारनाथ सिंह की कविताओं में विशेष रुचि थी तो उस पर उन्होंने शोध कार्य किया। कविता कहानी का इन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं में भी और अंग्रेज़ी भाषा में भी अनुवाद किया। अनहद कोलकाता ब्लॉग का संचालन कर रहे हैं, संपादन करते हैं। इनकी विशेष रुचि लोकगीतों और अभिनय में भी रही है। इनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं, जिसमें से कंधे पर कविता दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर 2018 में शामिल है। इनकी कहानी पर फिल्म निर्माणाधीन है। तो चलिए, बहुत सारी सीधा कवि पर नहीं, कवि की रचनाओं पर आती हूँ, जिसकी वजह से मैं विमलेश त्रिपाठी को श्रृंखला में शामिल कर रही हूँ सदी के प्रमुख कवियों में। साथियों, इनकी पहले हम कविताओं का पाठ करते हैं, सुनते हैं इनकी कविताओं को और उसके बाद इस पर कुछ कविताओं पर बात करना भी ज़रूरी समझूंगी। इनकी 5 कविताओं का मैं पाठ करूंगी। पहली कविता है कहाँ जाऊं। कहाँ जाऊं किस ज़मीन पर जहाँ बची रहे मेरी कविता में थोड़ी सी हरियाली, जहाँ बैठकर लिख सकूं कि हम सुरक्षित हैं। कहाँ जाऊं किस दरख्त पर जहाँ मिल सके एक खुशहाल फरगुद्दी, चुलबुलाते चुज़े और मैं कहूँ कि पृथ्वी पर पर्याप्त अन्न है। किस बाग में बैठूं किस बरगद के नीचे जहाँ बूढ़े सो रहे हों सुकून की नींद। किस बाग में बैठूं किस बरगद के नीचे जहाँ बूढ़े सो रहे हों सुकून की नींद। बच्चे खेल रहे हों गुल्ली डंडा और मेरे रोम रोम से निकले स्फूट। धन्यवाद धन्यवाद। केदारनाथ सिंह की एक कविता याद आ गई। उनकी कविता में भी ऐसा एक अंश आता है धन्यवाद धन्यवाद का। तो एक आप ये देखिए, कई तहों में ये कविता खुलती है, आपके अंतर्मन में, आपके अंतर्लय को झंकृत करती है।
किस गली से गुजरूं, किस मोहल्ले से, जहां ढील हिरती औरतें गा रही हों झूमर अपनी पूरी मग्नता में, लड़कियां बेपरवाह झूल रही हों रस्सियों पर झूले, मचल रहे हों जन्मतुआ बच्चे अघाए हुए। किस गाड़ी पर चढ़ूं, किस एक्सप्रेस पे, किस गाड़ी पर चढ़ूं, किस एक्सप्रेस में, जहां सरकती हो हरनाथपुर के उस चौपाल तक, जहां मंगल मियाँ के ढोलक की थाप पर होती है होरी, कान पर हाथ रखे करीमन यादव गाते हैं विरहा और सजती है निठाली हरिजन की सिनरैनी। कैसी कविता लिखूं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कैसी कविता लिखूं, कैसे छंद कि समय का पपड़ाया चेहरा हो उठे गुलाब, झरने लगे लघरों के थनों से झरझर दूध, हवा में तैरने लगे अन्न की सोंधी भाप। किसकी गोद में सो जाऊं, किसकी गोद में सो जाऊं, किस आंचल की ओट में, किसकी गोद में सो जाऊं, किस आंचल की ओट में। कैसे कविता लिखूं, कैसे कविता लिखूं, कैसे छंद कि समय का पपड़ाया चेहरा हो उठे गुलाब, झरने लगे लघरों के थनों से झरझर दूध, हवा में तैरने लगे अन्न की सूंधी भाप। किसकी गोद में सो जाऊं, किस आंचल की ओट में कि लगे कि बस मर जाऊं, कि बस मर जाऊं और क्षितिज तक गूंज उठे निनाद। धन्य हे पृथ्वी, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, दूसरी कविता है बहनें। पहले मैं बहनें पढ़ देती हूँ। एक एक कर वे चली गई थी, एक एक कर वे चली गई थी, दूसरे घाट दूसरे खूंटे से बंध गई थी, उनके आंचल की हवा उन्हीं के साथ चली गई थी। बहुत दूर किसी देश नेह की बाती, एक घर से उठकर किसी दूसरे घर के कोने में, साग खोटने की हंसुली आंगन के ताखे पर रखकर, धनिया की चटनी पीसने की सिलवट एक कोने में छोड़, ककहरा की किताबें और पुरानी फटी कापियों में बनी मीरा और बाई लक्ष्मी के अधूरे चित्र छोड़ गई थी वे हमारे भरोसे। उन्हें अब कुछ भी नहीं बनना था, उन्हें अब कुछ भी नहीं बनना था। एक ऐसे देश और समय में पैदा हुई थी वे, जहां उनके होने से कंधा झुका जाता था। कई बार पगड़ी दांव पर लग जाती थी, फिर भी वे हुई थी पैदा, फिर भी वे हुई थी पैदा। पिता कहते अपना भाग्य लेकर आई थी। इस तरह किसी दूसरे से नहीं जुड़ा था उनका भाग्य, इस तरह किसी दूसरे से नहीं जुड़ा था उनका भाग्य। सबका होकर भी रहना था पूरी उम्र अकेले ही, उन्हें अपने हिस्से के भाग्य के साथ। उन्हें कुछ नहीं बनना था, उन्हें कुछ नहीं बनना था इस अभागे देश में। उनके कुछ भी बनने पर बहुत पुरानी कब्रों के भूतों के पहरे थे, बहुत पुराने, उनके कुछ भी बनने पर बहुत पुरानी कब्रों के भूतों के पहरे थे। कई मिथकों के बड़े और भारी ताले छोड़ गई थी वे तेल की कटोरियां, छोड़ गई थी वे तेल की कटोरियां। रसोई घर में अपने खुरदुरे हाथों के निशान, चौका, बेलना, तसली, कठौती, करछुल, छुलनी। बचपन से उन्हीं से प्यार करना सिखाया था माँ ने। उनके पास अपना कुछ नहीं था, उनके पास अपना कुछ नहीं था सिवाय लड़की जात के उलाहने के। फिर भी खूब हंसती थी वे, कभी कभी तो इतने जोर जोर से कि उनके हंसने पर भी लग जाती थी पाबंदी। रसोई में आग और धुएं के बीच तपती थी वे और उमकती हुई हमारे छीपे में परोसती थी रोटियां, तैयार करती थी अपने हाथों से हमें स्कूल के लिए, बिना किसी अफसोस, बिना किसी शिकन। क्या उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था? क्या उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था? अपने घर की दहलीजों से दूर वे चली गई थी, एक ऐसी दुनिया में जहां से लौट पाना इस देश में कभी नहीं रहा आसान। साल के एक दिन
उनकी भेजी हुई राखियां आती थी, या अगर कभी आ गई वे खुद तो जैसे उल्टे पांव लौट जाने के लिए आती थी। मैं हर बार उनके चेहरे पर वह पहले का रंग चाहता था देखना। मैं हर बार उनके चेहरे पर वह पहले का रंग चाहता था देखना, वह हंसी देखना चाहता था, वह खूब खूब हंसी जिसमें पूरी दुनिया के लिए जगह होती थी। लेकिन हर बार उनके झुराए चेहरे पर जब उभरती थी कोई छूटी हुई मुस्कान, तब मुझे दिखते थे सैकड़ों सवाल के रेशे जिनका उत्तर मेरे पास भी नहीं था। प्रश्नों को लिए गई थी वे साथ, एक दिन रोते कलपते घर के किसी कोने में मुझे अकेले छोड़ खुद के आंसू से बेपरवाह मेरी भीगी आंखों को आंचल से पोंछती। बहनें प्रश्नों को लिए साथ लौटती थीं अपने संसार, हमें अकेला छोड़ उस समय की याद दिलाती जब खूब हंसती थी वे और हमारी हंसी के लिए कुछ भी करने को रहती थी तैयार। एक ऐसे समय की याद दिलाती जब दुनिया नफरत से भरी हुई थी और बहनों ने सिखाया था प्यार करना। एक ऐसे समय की याद दिलाती जब पूरी दुनिया नफरत से भरी हुई थी और बहनों ने सिखाया था प्यार करना और खूब खूब हंसना। बहनें पृथ्वी थीं जिनके हक में मुझे लड़नी थी एक अंतहीन लड़ाई, एक दिन जीत जाने के विश्वास और संकल्प के साथ। बहनें पृथ्वी थीं जिनके हक में मुझे लड़नी थी एक अंतहीन लड़ाई, एक दिन जीत जाने के विश्वास और संकल्प के साथ। और एक दिन खूब खूब हंसना था सिर्फ उनके लिए, उनके समर्थन में, सिर्फ उनके लिए, उनके समर्थन में। साथियों, अगली कविता है भोपाल में बारिश। बहुत ही रोचक कविता है ये। मैंने इसे कई दफ़ा कई बार पढ़ा और मुझे अलग अलग मायने, इसमें प्रेम है, इसमें वो गहराई है, इसमें राग है, इसमें लगाव है, संलग्नता है, तटस्थ होकर कैसे संलग्न हो। आप भी इसका आनंद लें कविता का। भोपाल में बारिश। एक ही छतरी थी और बारिश थी हमारी देह पर गिरती। जहाँ बारिश नहीं गिरती थी वह जगहें भी भीग रही थी। पेड़ देख रहे थे हमारा भीगना, एक डाली मचलकर दूसरी से जा मिलती थी। दूर आसमान में एक धुंधलका था, वह हमारा मन था। बहुत दूर एक गांव के छप्पर से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। एक स्त्री का मन भीग रहा था, वह किसी की माँ थी, पत्नी थी किसी की। उसकी आँख के पानी से मेघ बने थे और पूरे देश में फैल गए थे। जो भी हो, फिलहाल हम भोपाल में थे। हम वॉशिंगटन डीसी में नहीं हो सकते थे, हम पेरिस या लंदन में भी नहीं हो सकते थे। एक ही छतरी में हम दो थे। गुलजार के शब्दों में आधे आधे भीगते या एक दूसरे के शब्दों में आधे आधे सूखते। हम राजेश जोशी से मिलने जा रहे थे। और सच मानिए हमें बिल्कुल खबर न थी कि राजेश जोशी शिमला के राष्ट्रपति निवास में बारिश पर कविता लिख रहे थे। हमें नहीं पता था कि शिमला में भी हो रही थी बारिश। और वहीं से चलकर वह भोपाल तक आ रही थी। मुझे याद है लड़की ने चलते चलते रुक कर कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे याद है लड़की ने चलते चलते रुक कर कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उतना ही जितना राजेश जोशी कविता से प्यार करते हैं। एक हवा का तेज झोंका आया था तभी और छतरी उड़ गई थी। साथियों, बेहतरीन कविता है ये। अपनी परंपरा को याद करते हुए, अपने गौरवमयी इतिहास अतीत को याद करते हुए, पर परंपरा निरंतरता को बनाए रखते हैं इसमें विमलेश त्रिपाठी कि भूत भी विद्यमान है, हमारा गौरवमयी अतीत भी विद्यमान है,
हमारे वरिष्ठ भी इसमें विद्यमान हैं, चाहे राजेश जोशी हों या गुलजार, और विमलेश त्रिपाठी खुद एक कवि और प्रेमी हृदय में विद्यमान है। अगली कविता है गमछा। ये मुझे विशेष प्रिय है। वह पता नहीं कितने समय से टंगा रहा था बाबा के कंधे पर, बाद फिर पिता के कंधे पर। पिता को उसकी पगड़ी पहनाई गई थी बाबा की तिरही के दिन। पिता खूब रोती रही घर की सभी औरतें। मैं उस समय चुप सोच रहा था मुझे भी रोना चाहिए या नहीं। देखता सब कुछ निर्दोष विचलित। पगड़ी दी गई थी पिता को, अब वे खानदान के मालिक थे। उनके सिर से उठकर वह अब आ गई थी कंधे पर एक जिम्मेवारी की तरह। उनके न रहने पर जिसे सौंपा जाना था घर के किसी बड़े योग्य व्यक्ति को, सबसे बड़े बेटे को, घर का सबसे बड़ा बेटा मैं। बहुत दिन हुए छोड़ आया हूँ गांव का वह घर, पिता के गमछे की छाया, उनके मालिकत्व और स्नेह की परछाई। दूर चला आया हूँ इस शहर में, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन जब नहीं रहेंगे पिता, गमछे की पगड़ी पहनाई जाएगी मुझे भी। पिता को याद कर रोऊंगा मैं भी जार जार, सोच कर यह कि उनके अंतिम समय में नहीं रह पाया मैं उनके पास। सोच कर यह कि उनके अंतिम समय में नहीं रह पाया मैं उनके पास, कोई सेवा टहल नहीं कर पाया पिता का। गमछा मेरे कंधे पर आकर बैठ जाएगा उम्र भर के लिए जैसे पिता की आत्मा। हर रात मैं दौड़ कर जाऊंगा अपने गांव अपने खेत। हर रात मैं दौड़ कर जाऊंगा अपने गांव अपने खेत, पेड़ों के बीच जिनकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी, और हाफते हुए पसीने पसीने उठ बैठूंगा नरम बिस्तर पर भी घबराया। और एक दिन मैं छोड़ कर चला जाऊंगा वह गमछा, घर की रेंगनी पर सूखता लहराता। इस संबंधहीन समय में, इस विश्वास के बिना ही कि उसे कोई योग्य घर का, कि कोई बड़ा बेटा धारण करेगा एक और पगड़ी के रूप में, मेरे जहन में हाफते हुए गांव घर को बचाएगा। चला जाऊंगा मैं एक दिन समय के पार, और गमछा वह लटका रहेगा सदियों वहीं उसी घर की रेंगनी पर, पृथ्वी और आकाश के बीच एक कंधे की प्रतीक्षा में। पृथ्वी और आकाश के बीच एक कंधे की प्रतीक्षा में। साथियों, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी का वहन और जिम्मेदारियों को कैसे हम दायित्व के रूप में, जिम्मेवारी के रूप में अपनी संततियों को केवल संस्कार नहीं बल्कि व्यवहार, दुनिया का चलन, भाव अभाव सब कुछ सौंपते हैं। विमलेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छे से गूंथा है इसमें कई पीढ़ियों को, और उनकी विपदा को, उनका दुख, उनका दायित्व बोध, वह सब कुछ इस कविता में बड़ी गहराई से अंतर्धुन की तरह जैसे हमारे बीच बजता है, गूंजता है हमारे भीतर। अगली कविता, दरअसल वह लड़की के रक्त की जांच हो चुकी थी। न वायरल था न मलेरिया, डेंगू तो कतई नहीं। ताप था कि कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता था। पसलियां टूट रही थी, पैरों में ऐंठन और दिल की धड़कन हो रही थी अनियमित। नब्ज टटोलो तो पता नहीं चलता था कुछ भी। दवाइयां सब बेअसर। थक चुके थे वैद्य हकीम। एक लहर उठती तो एक लहर गिरती थी लगातार। सन्नाटा चहोर, दुनिया की आधी से अधिक आबादी जबानहीन, भाषा से खाली, जिसे बोलती समझती आगे बढ़ रही थी। कविता महत्वपूर्ण है यहाँ से।
अ, दुनिया की आधी से अधिक आबादी धसी हुई अंधकूप में जबानहीन भाषा से खाली, जिसे बोलती समझती आगे बढ़ रही थी एक पूरी पीढ़ी, जिसमें शामिल थी वह लड़की भी। ताप था कि कम न होता था लड़की का, लेकिन अंदर पिघल रहे थे काले पहाड़। उबाल में था रक्तिम समंदर, उफन रही थी कई नीली नदियां, गल रही थी बर्फ की सिल्लियां सफेद, और सदियों की श्रृंखलाबद्ध बेड़ियां टूट टूट कर बिखर रही थी। गल रही थी बर्फ की सिल्लियां सफेद, और सदियों की श्रृंखलाबद्ध बेड़ियां टूट टूट कर बिखर रही थीं। उस भाषाहीन और क्रूर समय में एक पागल कवि ही समझ रहा था ठीक ठीक कि दरअसल एक पूरी पीढ़ी के साथ बुखार में दिखती वह लड़की बुखार में नहीं थी, बल्कि प्यार में थी। बुखार में नहीं थी, बल्कि प्यार में थी। एक कविता जाने कैसे मुझसे छूट गई, सुनाती हूँ आपको। इंग्लिश त्रिपाठी की इन 5 कविताओं में हमने प्रकृति का, चूँकि उन्हें केदारनाथ सिंह पसंद है तो सृष्टि, पर्यावरण, प्रकृति यह सब तो उन्हें पसंद होगा ही होगा। प्रकृति का रूप, रंग, गंध तो है ही। मानवीय संवेदना की वो 5 इंद्रियों का जो संगुफन है, जो बाहर के लय को भीतर के लय के साथ सम्मिलन है, ये इन कविताओं को श्रेष्ठ बनाती है। और मैं हमेशा से इसकी हामी रही हूँ कि रचना बड़ी होती है, कविताएं बड़ी होती हैं, वो कद्दावर होती हैं, कालजयी होती हैं, बहुत दूर तक आपका संग और साथ निभाती हैं। रचनाकार की उम्र नहीं देखा जाना चाहिए, उसकी रचना धर्मिता को की थाह लेते हुए, की गहराई को नापते हुए हमें पाना चाहिए कि वह कितना सधा हुआ उसके भीतर एक जिसको कहते हैं ना, एक समाज को देखने का, समय को देखने का, संबंधों को देखने का एक गहन परिपक्व दृष्टि है। तो आज विमलेश त्रिपाठी की इन 5 कविताओं के साथ थे हम। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में अगली बार किसी और बड़े कवि के साथ। बहुत शुक्रिया।